ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। श्रीमती अनीता शर्मा जी, प्रधानाचार्य सनातन धर्म पब्लिक स्कूल पीतमपुरा। अंजना दीक्षित जी, प्राचार्य नवजीवन पब्लिक स्कूल और कार्यक्रम की संयोजिका रेखा सिंह जी। जैसा बहन अनीता जी ने अभी बताया कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो दो हिस्सों में रहेगा। एक अभी 11:30 बजे तक और दूसरा 12 बजे से फिर 11:30 बजे से या 11:45 बजे से 1 बजे तक। आज का ये जो विषय है, ये विषय पिछले 73 सालों में और अधिक जटिल से जटिल होता चला गया है। हमारा ये प्रयास होगा कि हम सहज और सरल भाषा में आप तक अपनी बात पहुंचाएं। हमें लगता है कि पहले व्याख्यान में, अर्थात अभी से प्रारंभ होने वाले व्याख्यान में, हम किन परिस्थितियों में आज की हिंदी वर्तनी के सामने संकट हुए हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम समझते हुए उनके निराकरण की बात करेंगे तो शायद हम आगे भी इस दिशा में लंबा कार्य कर सकेंगे और वास्तव में जो हिंदी का संकट है और भारतीय भाषाओं का जो संकट है, उस पर हम उसका निदान हम कर सकेंगे। हम ये तब कर पाएंगे जब हम ये जान पाएं कि हम आखिर हैं कहाँ। इसे जानने के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भाषा है तो संसार है, भाषा नहीं तो संसार भी नहीं और संसार की पहचान भी नहीं। क्योंकि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, संसार में दो चीजें प्राय होती हैं, वस्तुएं और घटनाएं। वस्तुओं को हम तब तक संबोधित नहीं कर सकते जब तक कि उनका कोई नाम न हो। घटनाओं को भी हम तब तक संबोधित नहीं कर सकते जब तक कि उन क्रियाओं को, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे चलना हो, चाहे घूमना हो, ये घटनाएं संसार में घटती हैं, पर हम घूमने को चलने से भिन्न करते हैं और चलने को खाना बनाने से भिन्न करते हैं। तो ये जो तमाम सारी घटनाएं घटती हैं यथार्थ संसार में, उन घटनाओं को हम क्रियाओं के रूप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं जहां भाषा की सत्ता न हो। भाषाओं की समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि की बात की जा सकती है या राष्ट्र की समृद्धि का सपना देखा जा सकता है। प्राचीन काल में हम समृद्ध इसलिए थे, विश्वगुरु हम इसलिए थे क्योंकि हम भाषिक रूप में समृद्ध थे, अर्थात भाषाओं की दृष्टि से समृद्ध थे। हमारी लिपियां समृद्ध थीं, हमारी भाषाएं समृद्ध थी। हम में से बहुत सारे मित्रों की मातृभाषा हिंदी
मित्रों की, मित्राओं की, बहुत सारे मित्रों की भाषा है, मातृभाषा हिंदी होगी। अब मातृभाषा जो शब्द है उसके लिए 3 पारिभाषिकों का प्रयोग मिलता है। एक मदर लैंग्वेज, एक मदर टंग और एक नेटिव लैंग्वेज। अब तीनों को अगर देखें तो मातृभाषा के पर्याय हैं। पहला मदर लैंग्वेज अर्थात हमारी जो हमारी भौतिक माँ है उसकी भाषा, माँ की भाषा। मदर टंग बच्चे ने घर में जन्म लिया, उसने जो भाषा घर परिवार के संपर्क से जो प्रथम भाषा उसके कान में पड़ी वह भाषा मातृभाषा हम उसे कहें। तीसरा, जिस समाज में बच्चा पलता बढ़ता और संस्कार लेता है उस जातीय भाषा को हम मातृभाषा कहें, या जिस परिवार की हमारी भाषा है उससे पिछली भाषा को हम मातृभाषा कहें। ये एक सवाल आपके मन में उठेगा। कुल मिलाकर जो भाषा का संबंध समाज के साथ अधिक है, क्योंकि भाषा संप्रेषण का साधन है, समाज से जोड़ने का साधन है, तो समाज के संस्कार से जो भाषा हम बच्चा पहली बार सीखता है उसे हम मातृभाषा के रूप में लेते हैं। अर्थात जिस भाषिक समाज में बच्चे का जन्म हुआ उस भाषिक समाज के संस्कार से जो भाषा बच्चा सीखता है उसे हम प्रथम भाषा मानते हैं या मातृभाषा मानते हैं। हमारी मान्यता है कि जैसे माँ का दूध बच्चे का पोषण करता है, ठीक वैसे ही मातृभाषा भी व्यक्ति का और व्यक्ति के व्यक्तित्व की पोषक होती है। हम भाषा और वर्तनी में और उसके प्रयोग में जितने हम कमजोर होते हैं उतना हमारा व्यक्तित्व और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कमजोर होती है। हर मनुष्य जन्म लेने के तुरंत बाद से ही उसके भीतर भाषा का संस्कार होने लगता है, अर्थात भाषा का संस्कार जन्म लेने लगता है। एक और भाषा को व्यक्ति अपने भीतर गढ़ता है बच्चा, और दूसरी ओर जो भाषा है उससे संस्कारित होता है। तो ये दोनों काम, भाषा मनुष्य को गढ़ने का काम करती है और भाषा मनुष्य को संस्कारित करने का काम करती है। और भाषा अगर लड़खड़ाती है तो मनुष्य का जीवन भी लड़खड़ाता है। दुनिया की अधुनातन जो शोध हैं उन्होंने ये बात सिद्ध की है कि भाषा ही पोषण देने वाली मां की तरह व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसके पोषण का काम करती है। अगर ये भाषा ठीक नहीं है तो ये पोषण का काम ठीक नहीं होगा। अब परिस्थितियां, हमारी भारतीय भाषाओं पर हमला भारत की आजादी के पूर्व से ही अर्थात अंग्रेजी राज्य में प्रारंभ हुआ था। जो अब तक हम कह लें कि हम राजनीतिक रूप में आजाद हैं, पर वह हमला हमारी भाषा पर भी और हमारी वर्तनी पर भी निरंतर गहराता जा रहा है, अर्थात जारी ही नहीं है बल्कि और अधिक तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। यह हमला बाहर से भी हो रहा है और हमारे भीतर से भी। पहले तो यह हमला अंग्रेजों ने किया, अब हमारे भारतीय लोग ही
हमारी भाषाओं पर और वर्तनी पर हमला कर रहे हैं। आजादी के बाद हमारे शैक्षिक तंत्र को इस हमले से हमारी रक्षा करनी चाहिए थी, पर वह भी वैसा नहीं कर सका है। यह हमारे शैक्षिक तंत्र की कमजोरी रही है। बल्कि वह शैक्षिक तंत्र जो आजादी के बाद भारत में पनपा, उसने उस हमले को, वो हमले में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि वो उसे जो रक्षा करनी चाहिए थी वो रक्षा करने की जगह हमले में शामिल हुआ और हमले को और तेज करने लग गया। तो इस भाषाई हमले से परिणाम क्या हो रहा है कि हमारी पहचान निरंतर धूमिल होती जा रही है। शिक्षा में हम 3 काम करते हैं। ये जो पहला व्याख्यान है ये भावभूमि के लिए है, और दूसरे व्याख्यान में सीधे वर्तनी की जो शुद्धियां हैं उन्हें सीखने पर विशेष बल होगा। ये भावभूमि इसलिए बनानी आवश्यक है क्योंकि अगर हम इस भावभूमि को समझ नहीं रहे होंगे तो हम न भाषा के व्याकरण को समझ पाएंगे, न भाषा को समझ पाएंगे, और न हम उसकी वर्तनी को समझ पाएंगे। शिक्षा में 3 काम हम करते हैं, बल्कि 4 काम। पहला, हम कुछ पढ़ने का काम करते हैं। ये व्यक्ति का स्वयं का कार्य है। फिर हम कुछ पढ़ाने का काम करते हैं, जो हमारे अध्यापक बंधु और परिवार में माता पिता और जो बड़े जन हैं वे करते हैं। फिर हम पढ़ते और पढ़ाते समय ही जो हमारी पढ़ने और पढ़ाने में असुविधाएं होती हैं, उन असुविधाओं के समाधान खोजने का काम करते हैं, अर्थात कुछ अनुसंधान का काम करते हैं। और फिर उन समाधानों के आधार पर फिर हम कुछ अभिनव प्रयोग करते हैं। ये 4 काम हम शिक्षा में करते हैं। अब आप जरा जो भाषा के शिक्षक हैं या जो अन्य विषयों के भी शिक्षक हैं, वो जरा विचार करें कि भाषा को लेकर उनके चारों तरफ जिस तरह का परिदृश्य है, उस परिदृश्य में क्या वो ये चारों काम कर पा रहे हैं? अगर ये वो चारों काम कर पा रहे हैं तो हमारी भारतीय भाषाएं, उनकी लिपियां, उनकी वर्णमाला, उनकी वर्तनी और उनका प्रयोग समृद्ध होना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा है। हम ये इसलिए कि हमने पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को इतना बड़ा मान लिया है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को, अपनी भाषाओं की परंपरा को, अपनी लिपियों की परंपरा को, अपनी वर्तनी की परंपरा को हम छोटा मानने लग गए हैं। उसने इतने अधिक हम आक्रांत हो गए हैं कि हमारी कल्पनाशीलता, हमारी भारत को समृद्ध करने वाली सृजनशीलता और भारत को समृद्ध करने वाली नित नए वैज्ञानिक प्रयोग हों, ऐसे वैज्ञानिक नव निर्माण की क्षमता भी दिनों दिन हमारी प्रभावित होती जा रही है। तो इसीलिए हम अपनी परंपरा को भी उस रूप में समृद्ध नहीं कर पा रहे हैं और बहुत अंशों में वह मरती भी जा रही है। अब तथ्य ये केवल हिंदी जनता के साथ हो ऐसा तथ्य भी नहीं है, केवल हिंदी जनता इससे प्रभावित हुई हो यह तथ्य भी नहीं है। अर्थात संपूर्ण भारत की भाषाओं की जनता इससे प्रभावित हुई है। और जैसा मैंने ऊपर भी कहा, फिर वह बात भी कि ये हमले भारत के भीतर से भी हुए हैं और भारत के बाहर से भी। ये भाषाएं केवल भारत में प्रभावित हुई हों ऐसा सत्य भी
नहीं है। भारतीय मूल के लोग भारत के बाहर भी जो हैं, उनके सामने तो संकट है कि उनके चारों तरफ परिदृश्य में उनकी भारतीय भाषाएं नहीं हैं। तो भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी भी हिंदी आदि जो भारतीय भाषाएं हैं, वे भारत के भीतर भी प्रभावित हुई हैं और भारत के बाहर भी। मैं, यद्यपि संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, पर जरा विचार करिए, क्या अभिव्यक्ति भाषा के बिना हो सकती है? कुछ हिस्सा तो भाषा के बिना हो सकता है, पर भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा विहीन कभी नहीं हो सकती। अर्थात भाषा उस अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, इस दृष्टि से एक धरातल पर खड़ी हैं, अर्थात अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में वे सब एक के दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहां हम बात जरूर आज हिंदी और देवनागरी की करेंगे, पर प्रकारांतर से हमारी बात संपूर्ण भारत की और जन जन की भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखकर हम करना चाहेंगे, और बात वैसी उस रूप में होगी भी। अब ये जो संरक्षण और संवर्धन का काम की चिंता अचानक आज मेरी हो गई हो, या भारतीय भाषा मंच की हो गई हो, या हम कुछ अध्यापकों की अचानक हो गई हो, यह सत्य नहीं है। इन भाषाओं के संरक्षण और इनके संवर्धन की चिंता आजादी के पहले से ही होने लगी थी, और इस चिंता को लेकर भाषा के आंदोलन आजादी से पहले ही हमारे देश में और हमारे देश के बाहर जो बृहत्तर भारत था उसमें होने लगे थे। अर्थात सबसे पहले बंगाल में, जो हमारा आज बांग्लादेश है, वहां भाषा की आजादी की बात मातृभाषा को लेकर उठी। तो आजादी के पहले से ही भाषा के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, और आजादी के बाद भी कई बार, बल्कि हमारे राज्यों का बंटवारा और राज्यों की जो भाषाएं हैं वे संरक्षित हों, इसलिए हमने राज्यों के बंटवारे की बात भी की। उन आंदोलनों में, अब आजादी के जो पहले के आंदोलन थे और जो बाद के आंदोलन, उन आंदोलनों की स्थिति क्या हुई कि वे आंदोलन जन जागरण का काम तो कर सके, पर समस्या ये हुई कि जन जागरण भर से काम चलने वाला होता नहीं है। जन जागरण के साथ बौद्धिक समाज को और खासकर शैक्षिक तंत्र को जागृत होना चाहिए था। हमारे देश का बौद्धिक समाज न तो तब जागा और न हमने, हमारे देश के जो उस समय लोग थे, उन्होंने जगाने का काम किया। कुल मिलाकर हम भाषा की दृष्टि से और अधिक परतंत्र रहे ही नहीं, और अधिक परतंत्र होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमने राजनीतिक आजादी तो पाई, पर भाषाई दृष्टि से हम दिन प्रतिदिन और अधिक परतंत्र और होते जा रहे हैं। अंग्रेजी ही नहीं, हम पर अंग्रेजियत भी हावी होती जा रही है। अब आप देखिए कि विश्व पटल पर जो आज वैश्विक आंकड़े हैं, वे वैश्विक आंकड़े कहते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर विश्व में मंडारिन, चीन की भाषा की। पर समस्त भारतीयों को इस अर्थ में जो अनिवासी भारतीय हैं, अगर भारत में हिंदी बोलने वालों को और अनिवासी भारतीयों को जो हिंदी बोलते हैं, उन्हें
और हिंदी की जो जनपदीय भाषाएं बोलते हैं, अर्थात मैथिली, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, इन्हें जोड़ दिया जाए तो हिंदी विश्व में पहले स्थान पर खड़ी हो जाती है, अर्थात चीनी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर हिंदी का बाजार विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और हिंदी को हम दोयम दर्जे का मान रहे हैं। कौन? हम हिंदी प्रेमी लोग, हम हिंदी के पुरोधा, हम हिंदी के शिक्षक, हम हिंदी के संवर्धन की केवल बात करने वाले लोग। जबकि हिंदी का बाजार इतना बड़ा है, इसे विदेशी समझ रहे हैं, विदेशी औद्योगिक जगत भी समझ रहा है, विदेशी प्रबंधन तंत्र भी समझ रहा है, पर हम भारतवासी या भारत के लोग अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। विदेशों में रहने वाले जो करोड़ों हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के जो लोग हैं, वे सब हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी टीवी सीरियलों को बड़े ध्यान से देखते हैं, समाचारों से जुड़े रहने में निरंतर भारत की जानकारी वे हम भारतीयों से अधिक सजग रूप में रखते हैं। और ये लोग अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हॉलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में, थाईलैंड, रूस आदि देशों में बाकायदा ये देख रहे हैं। अब आप देखिए, जब ये देख रहे हैं तो इसमें हमारे जो वैश्विक स्थिति में हिंदी की स्थिति तीन प्रकार की है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है या किसी न किसी भारतीय भाषा की कोई न कोई जनपदीय बोली या जनपदीय भाषा है, पर अर्थात ये जो हमने बताया भोजपुरी, अवधी, मगही आदि भाषा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा तो हिंदी की जनपदीय बोली नहीं है, अर्थात भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी नहीं बोलते हैं, पर नगरों में रहते हैं, इसलिए मानक सी हिंदी बोलते हैं या मानक हिंदी बोलते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जनपदीय भाषाओं के प्रयोग में वे उतने अभ्यस्त नहीं हैं, पर मानक हिंदी का प्रयोग वे करते हैं, हम जो नगर के लोग। तीसरे वो लोग हैं जो जिनकी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है और हिंदी की जनपदीय कोई बोली भी नहीं है और कोई न कोई वो भारतीय भाषा बोलते हैं या विदेशी भाषा बोलते हैं, पर हिंदी से जो प्रेम करते हैं, किसी न किसी भारतीय हिंदी या किसी न किसी भारतीय भाषा को वो पढ़ते, लिखते, बोलते और समझते हैं और इसे बोलने समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, जो पहली स्थिति वालों की हिंदी या कोई न कोई भारतीय भाषा कई पीढ़ी के बाद भारत में आज सुरक्षित है, और सुरक्षित ही नहीं बल्कि कुछ अंशों में निरंतर संवर्धित और पल्लवित और पोषित हो रही है। कुछ अंशों में मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से अंशों में वह विदेशी भाषा से प्रभावित भी हो रही है। तो ये वर्तनी की शुद्धि और भाषा की शुद्धि की जिसकी बात हम आज आपसे करने जा रहे हैं, अगर हम वैसा कर लेंगे तो हम सही मायने में विश्वगुरु बनने की दिशा में बढ़ने लगेंगे। ये इसलिए आज के व्याख्यान की ये पीठिका के रूप में ये सारी बातें कहना मैं आवश्यक समझ रहा हूं।
दूसरी स्थिति वालों में कुछ एकों की हिंदी या कोई ना कोई भारतीय भाषा इस पीढ़ी या अगली पीढ़ी तक तो सुरक्षित है और बची हुई है, पर इनकी निष्ठा इतनी मजबूत नहीं है जितनी पहली कोटि वाले जो ऊपर के लोग मैंने कहा उतनी मजबूत है। इसलिए इनकी हिंदी ये भारतीय भाषा इसी पीढ़ी में प्रभावित होने लगी है। तो इनके भीतर ऐसी उत्कट आकांक्षा नहीं है कि हमारी हिंदी बचनी ही चाहिए या प्रत्येक स्थिति में हम हिंदी को बचाकर रहेंगे या बची रह जाए, ऐसी भावना उनके भीतर नहीं है। ये दूसरी स्थिति वाले लोग हैं। और तीसरी स्थिति वाले लोग भारतीय भाषा से प्रेम के कारण जुड़े हैं, इसलिए इनकी निष्ठा हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ निश्चित रूप से है। इनकी निष्ठा पर कोई सवाल हम नहीं उठा सकते। अब जरा ये विचार करिए कि हिंदी कि क्या हिंदी केवल हिंदी प्रदेशों की भाषा है? अब हिंदी को मैंने जैसा अभी आपसे कहा, आज हिंदी की जहां जनपदीय भाषाएं बोली जाती हैं वहां भी बोली जाती है, और जहां जनपदीय भाषाएं नहीं बोली जाती अर्थात भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं, पर वहां भी हिंदी लोग पढ़ते, बोलते और समझते हैं। और तीसरे उन स्थानों पर भी भारत के बाहर जहां, तो कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि हिंदी पर बपौती केवल हिंदी प्रदेशों की नहीं बल्कि भारत के बाहर और भारत के भीतर उन सब प्रदेशों की है जहां हिंदी पढ़ी, लिखी, बोली, सुनी या समझी जाती है। ऐसे ही अन्य भारतीय भाषाएं भी केवल अपने भाषाई प्रदेशों की भाषाएं नहीं हैं, वे संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं, क्योंकि उनका प्रयोग किसी न किसी रूप में अपने राजभाषाई क्षेत्र के बाहर भी, अर्थात जिस राज्य की वे राजभाषाएं हैं उनके बाहर भी उन भारतीय भाषाओं का प्रयोग, अर्थात उत्तर प्रदेश में बांग्ला भाषी भी रहते हैं, उड़िया भाषी भी रहते हैं, मराठी भाषी भी रहते हैं, तमिल भाषी भी रहते हैं, तेलुगु भाषी भी रहते हैं, उड़िया भाषी भी रहते हैं। तो यहां भी उन्हें लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने वाले कुछ लोग रहते हैं। तो भारतीय भाषाएं भी भारत के बाहर उन राजभाषा क्षेत्रों के बाहर अर्थात अपने राज्यों के बाहर बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती है। तो ये जो भारतीय भाषाओं की समझ है, इसलिए हिंदी आज विश्व की भाषा है, पर विश्व भाषा के रूप में हिंदी को जिस रूप में तैयार होना चाहिए था वह हिंदी तैयार नहीं हो पाई। इसके लिए हम हिंदी के शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। वास्तव में हमने वैसी तैयारी नहीं की, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी हमने उसे उस रूप में तैयार नहीं किया, या हम उसे उस रूप में तैयार नहीं कर पाए। क्यों? ये इसलिए कि हम हिंदी सहित भारतीय भाषा, किसी भारतीय भाषा का व्याकरण आज तक 73 वर्ष बाद भी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो हमारी प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उनके व्याकरण के सांचे के उत्तराधिकार में हिंदी का व्याकरण भी हम आज पाणिनि के व्याकरण के मॉडल में नहीं दे पाए। हिंदी के व्याकरण के नाम पर आज हम जो पढ़ा रहे हैं हिंदी के शिक्षक, वो अंग्रेजी का व्याकरण
पढ़ा रहे। एक उदाहरण से आप ये बात समझ सकते हैं। एक वाक्य है, राम घर जा रहा है। अब आप देखिए, इस वाक्य में राम घर जा रहा है, इसमें दो संज्ञाएं हैं, राम और घर, और क्रिया है जा रहा है। एक दूसरा वाक्य है, राम वहां जा रहा है। तो पहले वाक्य में क्रिया है जा रहा है और दो संज्ञाएं हैं, राम और घर। दूसरे वाक्य में राम वहां जा रहा है, इसमें राम तो संज्ञा रूप है, और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं जा रहा है, यह क्रिया रूप है, और वहां हम पढ़ा रहे हैं कि यह क्रिया विशेषण है। अब देखिए, हम पहुंच रहे हैं, अपने विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो वहां क्रिया विशेषण जिसे हम पढ़ा रहे हैं, एडवर्ब, जानिए ये हमारी भाषा में दो तरह के विशेषण होते हैं। एक वो विशेषण जो संज्ञाओं और सर्वनाम से पहले लगते हैं, या संज्ञाओं और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। एक वो विशेषण जो क्रियाओं की विशेषता बताएं, उन्हें हमें क्रिया विशेषण हमारे होने चाहिए, और उन्हें ही हमें क्रिया विशेषण कहना चाहिए। अब आप देखिए, जो वाक्य था हमारा दूसरा, राम वहां गया। अब राम घर जैसे जाता हो और राम वहां जा रहा है, वहां जाने का काम हम कुछ अलग ढंग से करते हो, ये तो नहीं है। काम तो वहां जाने का भी वैसे ही हो रहा है जैसे घर जाने का हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि संज्ञा के स्थान पर ये राम घर जा रहा है और राम वहां जा रहा है, तो घर के स्थान पर वहां आया। तो ये संज्ञा के स्थान पर जो आता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप सर्वनाम कहते हैं, है ना? तो ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के रूप भी चलते हैं। जैसे तुम एक सर्वनाम है, उसका एक रूप बनता है तुमने, एक रूप बनता है तुझे, एक रूप बनता है तुमसे, एक रूप बनता है तुम्हें, एक रूप बनता है तुम्हारा। ये सर्वनाम के रूप चलते हैं। पर वहां ऐसा सर्वनाम है जिसका रूप नहीं चलता, अर्थात सर्वनाम होते हुए ये अव्यय है, जिसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय होता है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ग्रीक ग्रामरियन से गलती हुई, उसके नकल पर अंग्रेजी के व्याकरण में भी हमने एडवर्ब, हम उसे पढ़ा रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा रहे हैं। ग्रीक ग्रामरियन की गलती और लैटिन की गलती को अंग्रेजी ने ढोया, और अंग्रेजी की नेस्फील्ड की व्याकरण से हमारे कामता प्रसाद गुरु ने जो हिंदी का व्याकरण लिखा, उसमें अंग्रेजी के व्याकरण की जो परिभाषाएं दी थी, उनका हिंदी में अनुवाद किया और उदाहरण हिंदी से दे दिए। तो आप उदाहरण हिंदी से दे रहे हैं, तो हिंदी का व्याकरण तो आप पढ़ा नहीं रहे, आप केवल उदाहरण हिंदी से देने का काम कर रहे हैं। तो ये अंग्रेजी में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है। अंग्रेजी वाले लोग अब इसे सुधारने जा रहे हैं। ये बात भारतीय भाषा मंच ने, और मैंने पहली दफे संसार में कही, तो अंग्रेजी का व्याकरण भी इस ढंग से अब बदलने जा रहा है। हम अभी भी बदलने को तैयार, भारत में हिंदी और भारतीय भाषाओं के व्याकरण को बदलने को तैयार नहीं है, हमारे शिक्षक भी, क्योंकि हम वही किताबें पढ़ा रहे हैं। हम अनुसंधान का काम, शिक्षा का काम, जो हमने 4 काम बताए थे, पढ़ना, पढ़ाना, अनुसंधान करना और उसको प्रयोग में ढालना, ये सारा काम हम अपने को शिक्षक कहला जरूर ले रहे हैं, पर हम शिक्षक होने का सही काम कर नहीं पा रहे हैं। तो हम यह काम
ठीक से करने लग जाएं, इस भाषण का, इस व्याख्यान का एक प्रयोजन यह भी है। तो हम ये तैयार नहीं हो पाए व्याकरण के स्तर पर। अब जब व्याकरण के स्तर पर नहीं तैयार हो पाए तो हमारे जितने कोश हैं, एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं और फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं। दूसरा उदाहरण है, हिंदी में कुछ वाक्य होते हैं जिनमें दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, राम घर से सोकर आया। अब यहां दो क्रियाएं हैं, एक सोना और एक आना। अब सोना क्रिया कहां पूरी हो जा रही है? घर पर। और आना क्रिया उसके बाद प्रारंभ होती है। तो इसमें सोकर में जो कर है वो पहली क्रिया को पूरा करता है, तो इसलिए हम इसे पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं। कर जिन क्रियाओं में लगता है उन क्रियाओं को हम पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं, और ये हिंदी व्याकरण में हम पढ़ाते हैं। ऐसे ही एक दूसरा वाक्य, राम घर से पढ़कर आया। अब इसमें भी पढ़ने में जो कर लगा है वो पूर्वकालिक कृदंत है। अब एक तीसरा वाक्य, राम घर से चलकर आया। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी कर लगा है। किताबों में, व्याकरणों में कर, इस कर को भी हम पूर्वकालिक कृदंत कह रहे हैं, पर ये चलना क्रिया घर पर तो समाप्त हुई नहीं। राम घर से चलकर आया, अर्थात चलना क्रिया घर से तो प्रारंभ हुई है, वहां समाप्त कहां हुई? तो ये पूर्वकालिक कृदंत कैसे कह देंगे इसे? अर्थात आना क्रिया के पूर्व काल में ये क्रिया समाप्त नहीं हुई। तो चलना क्रिया आना क्रिया के समानांतर चल रही है। चलना तब तक होता है जब तक दौड़ आना होता है। राम घर से दौड़कर आया। दौड़ना क्रिया तब तक होती है जब तक आना क्रिया होती है। तो ये हिंदी की कुछ नई तरह की प्रकृति है। हमने धातु पाठ संस्कृत में बनते थे, धातुओं के कोश बनते थे, ये हमने भारतीय भाषाओं के और हिंदी के बनाए ही नहीं 73 सालों में। तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं। ये जो चलकर आया और जो दौड़कर आया, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये तरीका बता रहा है कि कैसे आया। राम घर गया, राम तेजी से घर गया, राम धीमे धीमे घर गया, ये तो विशेषता बता रहा है। तो ये तो क्रिया विशेषण है। तो राम जैसे धीमे धीमे और राम तेजी से गया, तो इस तेजी से गया और धीमे धीमे गया, इससे भिन्न ये जो क्रिया विशेषण है, चलकर आया, ये दौड़कर आया, ये कर लगने वाला क्रिया विशेषण है। ये हिंदी के व्याकरण की समझ की बात है। तो हिंदी के व्याकरण को अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आप लिखना भी नहीं सिखा पाएंगे, तो वर्तनी भी नहीं आप आगे जा पाएंगे। तो भाषाओं के व्याकरण को भी समझना चाहिए। ये तैयारी हम 73 सालों में भी, आजादी के बाद भी हम नहीं कर पाए। जब हिंदी को हम विश्व भाषा के, क्योंकि हमने हिंदी का कोई कोश हम नहीं बना पाए, कोई विदेशी हमारी भाषा उसके कोश और व्याकरण के आधार पर नहीं सीख पाता। हम तो अंग्रेजी सीख लेते हैं उनके कोश और व्याकरण के आधार पर, क्योंकि हर 5 साल बाद उनका व्याकरण बदलता है और हर 3 साल बाद उनका नया कोश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, तमाम सारे यूनिवर्सिटी प्रेस छाप देते हैं। भारत का कोई विश्वविद्यालय, हमारा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने यह काम प्रारंभ किया था, आज वहां भी वो काम नहीं हो पा रहा है ना। हमारे ये नए कुलपति आए हैं, इन्होंने फिर से कुछ काम प्रारंभ करने की बात की जरूर है, पर हमारे विश्वविद्यालय भारतीय भाषाओं के कोश बना पाते और व्याकरण बना पाते तो शायद हम आजाद हुए होते। भाषिक रूप में और शैक्षिक रूप में ये दोनों काम नहीं कर पाए, हम तैयार नहीं हुए। अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति तो और अधिक खराब है, अर्थात जो राजभाषाएं नहीं हैं उनकी हालत बहुत खराब है। आज के व्याख्यान से क्या यह स्थिति सुधारने का काम हम यहां से प्रारंभ कर सकते हैं? और ये काम क्या हम स्वयं से प्रारंभ कर सकते हैं और फिर कुछ लोगों को जोड़ जोड़ कर सकते हैं?
क्या ऐसा कुछ हम कल्पना कर सकते हैं? हम हिंदी सहित भारतीय भाषाओं का सीखना और सिखाना, ये दोनों पक्ष आज बड़े संकट से गुजर रहे हैं। क्योंकि संकट क्या हो गया है, हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को न बच्चों के अभिभावक समृद्ध करना चाहते, वे तो अंग्रेजी समृद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अंग्रेजी से नौकरी मिल जाएगी। मैं अभी आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि अंग्रेजी से जो नौकरी मिलती है वो किस तक तो मिल जाती है, पर उसके बाद आप दरिद्र होते जाते हैं। ये आंकड़े भी मैं आगे चल के आपको अंतिम परिस्थिति में दिखाऊंगा। तो अभिभावकों सहित छात्रों की इन भाषाओं को सीखने और सिखाने में उस तरह की अभिरुचि नहीं है। और मैं तो कहता हूं अध्यापकों की भी रुचि नहीं है। अध्यापक भी, हिंदी के अध्यापक या भारतीय भाषाओं के अध्यापक अंग्रेजी भाषा के अध्यापक की तुलना में अपने को कुछ कमतर समझते हैं। ये कमतर जो समझना है, ये न तो हिंदी को सीखने की का भाव विकसित होने दे रहा है, और न इसके कारण हम ठीक से सिखा पा रहे हैं। और सच पूछिए तो आज हमारी, जिस तरह से मैंने आपसे बात की हिंदी की, इस तरह से हिंदी को देखने वाले समुचित दीक्षित अध्यापक भी, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है, ये बात सत्य नहीं है, पर हैं तो बहुत बिरले अध्यापक हैं। ऐसे समुचित दीक्षित अध्यापक भी हमारे पास नहीं है। तो क्या हम ऐसे समुचित दीक्षित अध्यापक के रूप में अपने को स्थापित करके ऐसे प्रोधा अध्यापक हम भारतीय भाषाओं का पूरे देश के लिए आज इस समूह से बन सकते हैं क्या हम? ये अब आइए लिपि पर। लिपि का काम क्या है? क्योंकि वर्तनी का संबंध लिपि से है। हम जो बोलते हैं या जो सुनते हैं, ये जिस समय हम बोलते हैं उसी समय उसका उच्चरित या उच्चारित होने वाला रूप नष्ट हो जाता है। तो लिपि भाषा के शीघ्र नष्ट होने वाले उच्चारित या उच्चरित रूप को लिपि के माध्यम से लिखकर लंबे अंतराल के लिए सुरक्षित करने का काम करती है। अब इस काम को करने में जो लिपि जितनी अधिक समर्थ है या सक्षम है, वह लिपि उतनी बड़ी है या उतनी अधिक समर्थ है और सक्षम है। तो हमारी लिपि विधिक, अब थोड़ी कानूनी परिस्थिति देखिए, केवल हम अध्यापक ही जिम्मेदार नहीं हैं। हम एक संविधान का उल्लेख आपके सामने करते हैं। संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह उल्लेख है अनुच्छेद 343 में। वो हिंदी कैसी होगी? वो हिंदी ऐसी होगी जो हिंदी की जनपदीय भाषाओं से, भोजपुरी से, अवधी से, मैथिली से, मगही से, राजस्थानी से, हरियाणवी से, मालवी से, आदि आदि, इन सब से रस लेती होगी। और कैसी होगी? जो पाली, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश की परंपरा की वाहिका होगी, अर्थात इसकी परंपरा में विकसित ही होगी, अर्थात इसकी परंपरा को अपने में समाहित करने वाली होगी। और हिंदी कैसी होगी? जो भारतीय भाषाओं से, तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ से, मलयालम से, बांग्ला से, उड़िया से जुड़ी होगी, ये संविधान कहता है। और हिंदी कैसी होगी? भारत का संबंध जिन जिन देशों के साथ है और उन देशों की जो राजभाषाएं हैं उनके साथ मैत्री संबंधों की वाहिका होगी। और कैसी होगी? जो देवनागरी में लिखी जाने वाली होगी। तो क्या ऐसी देवनागरी हम विकसित कर पाए जिसमें तमिल लिखी जा सके, जिसमें तेलुगु लिखी जा सके, जिसमें पंजाबी लिखी जा सके, जिसमें हरियाणवी लिखी जा सके, जिसमें भोजपुरी लिखी जा सके, जिसमें अवधी लिखी जा सके, जिसमें ब्रज लिखी जा सके? ये काम कानूनी रूप में
ये जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा स्थापित दिल्ली में जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है आर.के. पुरम में, उसकी है। और उस वही हिंदी के मानक, हिंदी देवनागरी का मानक देने की जिम्मेदारी है उसकी। और वह भी भारतीय भाषाओं के सभी पक्षों को लेकर देवनागरी को पूरी तरह समृद्ध मानक प्रस्तुत करने में असफल रहा 73 सालों में। अर्थात ये जिसे हमने बनाया करोड़ों रुपया, अब तो अरबों हो गया हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, खर्च किया, यह भी असफल रहा। ये ऐसी देवनागरी का मानक नहीं दे पाया। हमारी जो पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं, बात इतनी नहीं, जो पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं उनमें से 90% भाषाओं के पास कोई लिपि नहीं है। कितना बड़ा संकट। और उनमें से प्रति तीसरे महीने में लगभग 2, 5, 10 भाषाएं मर रही हैं, क्योंकि लिपि है नहीं तो वो सुरक्षित है नहीं, तो उनमें लिखना पढ़ना और बोलना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो देश की 90% भाषाएं केवल अरुणाचल में है और 10% भाषाएं पूरे देश में बोली जाती हैं, जिन्हें संवैधानिक भाषाएं आप कह सकते हैं। तो उन 90% भाषाओं की 90%, अर्थात अरुणाचल में बोली जाने वाली 90% भाषाओं के पास कोई लिपि नहीं है। ये काम कुछ के लिए ईसाई मिशनरियों ने जरूर किया। अब जो ईसाई मिशनरियों ने किया तो रोमन में ङ, जो कवर्ग का पंचम अक्षर है, य, जो चवर्ग का पंचम अक्षर है, इसके लिखने के लिए रोमन में कोई अल्फाबेट है ही नहीं। तो ईसाई मिशनरियों ने कहा, तो उन्होंने जो रोमन सुझाया भी, जिनमें कुछ पढ़ाई लिखाई मेघालय वगैरह में कुछ होती है, उनमें भी वो जो हमारी भाषाएं हैं, वे भाषाएं, वनवासियों की वे भाषाएं लिखी नहीं जा पा रही हैं रोमन में। अर्थात रोमन भी सक्षम नहीं है। देवनागरी सक्षम है, या उसे और कुछ सक्षम बनाना चाहिए था मानक दे करके। यह काम भी निदेशालय ने नहीं किया। हम भी जो हिंदी के अध्यापक हैं वो भी नहीं कर पाए। जब पूरी तरह समृद्ध देवनागरी लिपि विकसित बन नहीं पाई, और जब देवनागरी बनी नहीं तो उसके फॉन्ट भी उपलब्ध आज नहीं है। जिस रूप में यूनिकोड के फॉन्ट होने चाहिए वे नहीं है। अब आप और आगे चलिए। आज स्थिति यह है कि लगभग 7-8 वर्ष पहले जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो माध्यमिक की परीक्षा में लगभग 5 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में अनुत्तीर्ण हुए थे। आपने पूरे देश भर में सुना होगा, इस बार 2020 में 8 लाख बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता की भाषा तो हिंदी है। विश्वविद्यालयों में भी हर वर्ष हजारों की संख्या में हिंदी में छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। अब उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, हरियाणा हिंदी भाषी प्रदेश है, यहां की राजभाषा भी हिंदी है, लोग हिंदी बोलते और सुनते भी हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के जो आदि सातों प्रदेश हैं, उन प्रदेश के बच्चों को हिंदी बोलनी तो आती है और हिंदी सुनते भी हैं, पर उन्हें उस तरह की हिंदी लिखनी नहीं आती जिस तरह की लिखने से वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते। तो परीक्षकों ने उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। इससे यह बात साफ है कि हमारा शैक्षिक तंत्र भी इन बच्चों को ठीक सी हिंदी लिखना नहीं सिखा सका। अब जरा और आगे बढ़िए। ये अभी जो लॉकडाउन हुआ, इससे कुछ दिनों पहले एक देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने एक मुझे 5 लाइन की चिट्ठी लिखी। उस 5 लाइन की चिट्ठी में वर्तनी की 7 अशुद्धियां थी।
देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर की। तो केवल हम अध्यापकों की स्थिति नहीं खराब है, इन प्रोफेसरों की भी, हिंदी के प्रोफेसरों की भी हालत बड़ी खराब है। तो कुल मिला के हमारे विश्वविद्यालय स्तर के तक के बहुतेरे अध्यापकों को भी ठीक सी हिंदी लिखना नहीं आता, और जब अध्यापकों को नहीं आता तो भला वे कैसे ठीक सी हिंदी अपने उत्तराधिकारियों को सिखा पाए। ये संकट है, और ये संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना, हमने वैसा व्याकरण नहीं बनाया, हमने वैसी वर्तनी की व्यवस्था नहीं की, और ये सरकारी संस्थाएं जो बनाई, हम तो केवल नकल पर नकल, नकल पर नकल, नकल पर नकल, पढ़ाने के स्तर पर भी नकल पर नकल। समुचित यत्न न तो सरकारों ने किया, न बोर्डों ने किया, न विश्वविद्यालयों की तरफ से हुआ, और न देश में स्थापित बहुत सी हिंदी अकादमियां, प्राय हर राज्य में हिंदी अकादमियां हैं, उनकी तरफ से हुआ। इसी क्रम में जो भारत ये संविधान के लिए जो जिम्मेदारी निदेशालय है, उसने भी ये बच्चे न फेल हों, इसके लिए देवनागरी की परंपरा समृद्ध हो, उसके लिए कोई कुछ काम करके वो दे दे, वो भी नहीं कर पाया। अर्थात बल्कि हुआ उल्टा सा। इन संस्थाओं ने जो हमारी समृद्ध देवनागरी की परंपरा थी उसे लगभग नष्ट कर दिया, अर्थात उसे बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? हम शिक्षकों को भी हिंदी की समृद्धि में जो भूमिका निभानी चाहिए थी वह हम नहीं निभा पाए। क्यों कर दिया? हमारी अनीता शर्मा जी ने शुरू में एक वाक्य कहा था कि हिंदी जैसी बोली और सुनी जाती है वैसी लिखी जाती है, यह हिंदी की विशेषता है। अब यहां उस विशेषता का हम आकलन करेंगे। चूंकि नागरी की यह विशेषता थी कि जिस तरह वह बोली जाती रही है, ठीक उसी तरह से लिखी जाती भी रही थी, और लिखी जाती रही या लिखी जाती भी थी। पर आज हिंदी जिस तरह लिखी जाती है, ठीक उसी तरह सुनी जाने लग जाए या बोली जाने लग जाए तो आप कहेंगे कि यह हिंदी नहीं है। क्यों? एक उदाहरण से, दो उदाहरणों से यह बात आप समझ जाएंगे। एक शब्द है पंक, ध्यान से सुनिए, पंक। अब ये जो पंक है, इसमें प के ऊपर अनुस्वार लगा है, उच्चारण इसका है पंक। एक दूसरा शब्द है पंच, पंच, इसमें भी अनुस्वार लगा है लिखने में। अब एक तीसरा है पंडित, इसमें भी अनुस्वार लगा है लिखने में, पंडित। घंटा, इसमें भी अनुस्वार लगा है। अब पंत, इसमें भी अनुस्वार लगा है। पंप, कंपन, पंक, पंप, ये पांचों उच्चारण क्या एक जैसे आप सुन रहे हैं? एक जैसे तो नहीं है। पर निदेशालय ने कहा और हमने स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाने लग गया, तो हिंदी के अध्यापक के सामने संकट है कि वो इस अनुस्वार से वो ङ का उच्चारण सिखाए कि य का उच्चारण सिखाए कि ण का उच्चारण सिखाए कि न का उच्चारण सिखाए कि म का उच्चारण सिखाए। वो कौन सा सिखाए? ये संकट है अध्यापक के सामने, और बच्चे के सामने संकट है कि वो कौन सा उच्चारण सीखे अगर वो हिंदी मातृभाषी नहीं है तो। क्योंकि घर में उसके हिंदी बोली नहीं जाती, तो अगर तमिल भाषी है, कोई दूसरी भाषा भाषी है, तो वो कौन सा उच्चारण सीखे? ये बच्चे के सीखने के सामने, सीखने वाले के सामने संकट है, और सिखाने वाले के सामने भी संकट है। ये संकट आप समझ गए। अब एक और शब्द आपको हम बताते हैं
एक शब्द है ईंधन। अब ईंधन आप कैसे लिखते हैं कि बड़ी ई लिखते हैं और उसके भीतर बिंदी लिखते हैं। अब ये जो ईंधन है इसके 5 उच्चारण हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, क्योंकि ये अनुस्वार है तो इसका उच्चारण ईंधन होगा या ईंधन होगा या ईंधन होगा या ईंधन होगा या ईंधन होगा। ईंधन नहीं, आप बोल रहे हैं ईंधन। ये उच्चारण जो आप बोल रहे हैं वो आप पढ़ने लिखने में सिखा नहीं रहे हैं, आप तो अनुस्वार से ईंधन ठीक बता रहे हैं। तो हमने ये 70 साल पहले ये ईंधन चंद्रबिंदी से लिखा जाता था, हमने उसको अनुस्वार से बदल दिया छापाखाने के चक्कर में और निदेशालय के चक्कर में। तो हमने चंद्रबिंदी गायब कर दी, हमने पंचम वर्ण गायब कर दिए। ये हम सिखा रहे हैं और ये बच्चे सीख भी रहे हैं, और तो बच्चे बेचारे कैसे लिखें। ये अर्थात जैसी हिंदी आज बोली और लिखी जा रही है वैसी लिपि देवनागरी आज हमारे पास नहीं है। तो यह विशेषता हमने आजादी के साथ उस नागरी की जो आजादी तक सुरक्षित थी और निदेशालय बनाकर उसे हमने समाप्त कर दिया। यह काम हमारी संस्थाओं ने किया और बोर्डों ने भी उसका अनुकरण कर लिया। तो आप अध्यापक बेचारे क्या करते, या हम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी हमने वही पढ़ाना चालू कर दिया, तो हम विश्वविद्यालय के अध्यापक भी क्या करते। पर विश्वविद्यालय के अध्यापक बहुत सारी कमेटियों में रहते हैं, वो सरकार से कह तो सकते थे पर वो सोते रहे आराम से। तो स्वतंत्र भारत, भाषाई स्वतंत्र भारत कैसे बनता, या शिक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र भारत कैसे बनता। तो ये नागरी के सामने बहुत बड़ा संकट है। आज की नागरी वैसी नहीं है, नागरी का संकट बहुत बड़ा है। हम उसे पुनः स्थापित करें और प्रयोग के आधार पर हम उसे आत्मसात करें। हम बचपन से देख रहे हैं कि ये जो तमाम सारी वर्तनी में परिवर्तन करने वाली जो संस्थाएं हैं ये परिवर्तन कर देती हैं। तो परिवर्तन जब कर देती हैं तो क्या करती हैं। पहले मैं जब पढ़ता था प्राथमिक कक्षाओं में तो एक आ लिखा जाता था जो प्र लिख करके उसे आगे एक अर्धचंद्राकार बना देता था, तो चूली वाला आ कहलाता था, वही पढ़ाया जाता था। जो पुराने अध्यापक होंगे आप में से वो जानते होंगे, और वो आ आज गायब है। पहले झा भा की तरह लिखा जाता था और उसके आगे एक फ की तरह वो बना दिया जाता था, तो वो झा था, वो आज झा गायब है। पहले ल जो आज लिखा जाता वैसे नहीं, मराठी वाला ल नागरी में भी पढ़ाया जाता था, वो आज गायब है। तो हमने नागरी में से, तो अब ऐसी किताब जो आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले 50 साल पहले छपी है, उसका हमारा बच्चा जो आज जिसने पढ़ा है वो उस हिंदी की किताब को भी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो इन अक्षरों को जानता ही नहीं है ना। तो परिणाम ये हुआ कि आज विश्वविद्यालय की उच्चतम उपाधि एमए और पीएचडी की धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो 4 वाक्य लिखता है, तो उन 4 वाक्यों में वर्तनी की 4 नहीं 14 तक अशुद्धियां मैंने देखी है। मेरे पास तो डाटा है, मैं डाटे से आपसे बात कर रहा हूं। पर ये अशुद्धियां न हो ऐसा यत्न करने का न तो कोई ठोस यत्न हुआ और न हमने किए ही और न हम कर सके। तीनों बातें, कुछ लोग कर सकते थे, उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं गया, तो हम ये हमारी परेशानी रही। संस्कृत जो हमारी भाषा थी वो संश्लिष्ट योगात्मक भाषा थी, अर्थात विभक्तियां आप देखते हैं रामः में जो विसर्ग है वो राम के साथ लिखी जाती है। तो इसलिए जब विसर्ग उसके साथ लिखी जाती है तो उस भाषा को, अर्थात वहां समास कई शब्दों के बनते हैं, बड़े लंबे लंबे समास बनते हैं। कुछ कुछ शब्द संस्कृत में कई पेजों तक, एक शब्द कई पेज लंबा है। बाद इसमें 2 उदाहरण मैंने दिए, बाण की कादंबरी और बादी सूरी की गद्य चिंतामणि।
8 पेज तक लंबा एक शब्द है। तो ये संश्लिष्ट योगात्मक भाषा थी संस्कृत। पाली प्राकृत अपभ्रंश में उनकी विभक्तियां अलग लिखी जाने लगी और समास का प्रयोग कम होने लगा, अर्थात सामासिक पद छोटे छोटे होने लगे और विभक्तियां, दो चीजें, सामासिक पद छोटे होने लग गए और विभक्तियां अलग लिखी जाने लगी। यह स्थिति प्राकृत और अपभ्रंश काल में ही प्रारंभ हो गई थी, अर्थात हमारी भाषाएं विश्लेषणात्मक और अयोगात्मक रूप में लगभग बढ़ने लग गई और यहां न, को, से, मैं, पर आदि हम अलग से लिखने लग गए। तो हिंदी इसका उत्तरार्ध है, इसलिए यहां न, को, मैं, से, पर आदि और बहुत अधिक समास का प्रयोग हम इसमें नहीं करते। समास का प्रयोग होता जरूर है क्योंकि उनके बिना भाषा में प्रयोग संभव नहीं है, पर हम बहुपदीय सामासिक पदों को नहीं बनाते, ये हिंदी की प्रकृति है। तो हम लेखन में भी इस बात का ध्यान रखें कि बहुपदीय सामासिक पद न बनाएं। भाषाओं में परिवर्तन नियमित रूप से होता है और उस नियमित परिवर्तन को हमें समझना चाहिए, चाहे जो परिवर्तन नहीं होता। ये हम भाषा की भूमिका बता रहे हैं आज आपको इस पहले व्याख्यान में। दूसरे व्याख्यान से सीधे वर्तनी से उतरेंगे, क्योंकि ये अगर भूमिका नहीं रहेगी तो आप उस पूरे परिदृश्य को समझकर आपका दिमाग हमारे साथ वर्तनी की समृद्धि में चलने लगे और आप काम करने लग जाएं, ताकि हम लोग लंबे ये एक व्याख्यान न हो और ये व्याख्यान आप हमारे नागरी के पुरोधा बने, आप हिंदी के पुरोधा बने। ये जो आज का वेबिनार है, ये पूरे देश में नागरी की स्थापना करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर पाए। जो अरबों रुपया खर्च करके सरकारें नहीं कर पाई, वो आप सब कर पाए। इसलिए उस दृष्टि से मैं आज के व्याख्यान को थोड़ा विशद रूप में दे रहा हूं। हमें इन तथ्यों को विचार कर गंभीरता से, परिवर्तन नियमित होता है तो इन तथ्यों को गंभीरता से विचार करते हुए लिपि और वर्तनी के बारे में भी निर्णय लेने की आवश्यकता है और हमें अपनी परंपरा को भी ध्यान में रखते हुए और प्रकृति के अनुरूप ही नहीं, अगर ऐसा हम निर्णय करेंगे तो वो निर्णय हमारे दीर्घगामी होंगे, अर्थात लंबे अंतराल तक प्रभावक होंगे। विश्व की अनेक लिपियां हैं जिनमें जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, ये तथ्य उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थात उनकी भाषाएं जिस तरह बोली जाती हैं उस तरह उनकी लिपियों में लिखी नहीं जा पाती। अंग्रेजी भी उनमें एक है। जब हम आजाद हुए, आजादी के पहले ही नागरी की विशेषता समझने वाले लोगों ने नागरी के विस्तार की बात सोची थी और जिसमें विनोबा जी की बात प्रमुख रूप में वर्धा से प्रारंभ हुई थी, पर हमारा देश उसे उस रूप में बढ़ा नहीं पाया। नागरी कैसे समृद्ध होगी, इसकी समृद्ध करने के 4 तरीके हैं जिनको मैंने यहां लिखा है। आप भी ध्यान से, अब हम वर्तनी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली, अगर आप पंजाबी भाषी हैं, आप हरियाणा की हरियाणवी भाषी हैं, आप तमिल भाषी हैं, आप तेलुगु भाषी हैं, कोई भी भाषा भाषी हैं, आप हिंदी के किसी भी हिंदी जहां बोली लिखी और पढ़ी या सुनी जाती है, हिंदी प्रदेश के किसी भी हिंदी प्रदेश के वासी हैं, तो हिंदी के जनपदीय उच्चारण अर्थात अवधी उच्चारण, भोजपुरी उच्चारण, मैथिल उच्चारण, मगही उच्चारण, मालवी उच्चारण, हरियाणवी उच्चारण, ब्रज उच्चारण, ये जनपदीय रूप है हिंदी के। ये जनपदीय रूप हमारी नागरी में पूरी तरह लिखे जा सके, उसे लिखने में सक्षम हो हमारी नागरी, ये पहली विशेषता उसमें होनी चाहिए। आज की नागरी में ये विशेषता नहीं है। इसको आज के व्याख्यान में नहीं और कभी वाले में बताएंगे। हम तुलसीदास जी के सुंदर कांड की पहली चौपाई भी हम ठीक से पढ़ना 73 सालों में सिखा नहीं पाए और 75 करोड़ प्रतियां सुंदरकांड की बिक चुकी हैं अभी तक, पर ऐसी अशुद्ध छपी हैं क्योंकि वो नागरी ही जो उसमें लिखी गई है वो नागरी कमजोर है। वो नागरी तुलसी जिस तरह से
सुंदरकांड का पाठ करते थे गोस्वामी जी, वो पाठ को हम सुरक्षित नहीं कर पाए, और लिपि को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लिपि की होती है। तो जनपदी हिंदी की जनपदी भाषाएं आज पूरी तरह से आज की नागरी में नहीं लिखी जा सकती। तो ये नागरी इस दृष्टि से समृद्ध करें हम मिलकर। विश्व की सभी भाषाओं के सभी उच्चारण पूरी तरह से नागरी में लिखे जा सकें, बहुत बड़ा काम है। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो आप जापानी अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे, आप फ्रेंच के अध्यापक अच्छे तरह से पढ़ा पाएंगे नागरी के माध्यम से, आप जर्मन के अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, आप चाइनीज के अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, दुनिया की सारी भाषाओं के आप अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, अगर ऐसी नागरी आप बना ले गए तो। अर्थात भारत मूल के लोग, तो भारत मूल के लोगों को वो विश्वगुरु बन जाएंगे। फ्रेंच का आज अंग्रेजी के जो सबसे अच्छे दुनिया में ग्रामरियन हैं 6, उनमें से 2 भारत के मतलब एशिया मूल के हैं, जिनमें एक भारतीय भी है। और अंग्रेजी के संसार के नंबर मतलब जो ऊपर के 6 व्याकरणों में है, पर उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े, पर अंग्रेजी के संसार के सबसे बड़े ग्रामरियन है, क्योंकि उनकी अपनी मातृभाषा का संस्कार और उनकी अपनी बोली का और उनकी अपनी उसका वर्तनी का संस्कार मजबूत था। तो हम दूसरी भाषा ठीक से पढ़ा पाएंगे। भारत की जिन भाषाओं के पास कोई लिपियां अभी तक नहीं हैं, उनके भी सभी उच्चारण पूरी तरह से इसमें लिखे जा सकें, और भारत की सभी भारतीय भाषाएं भी हमारी नागरी में लिखी जा सके। इस 4 तरह से समृद्ध नागरी हमें बनानी है। ये हम अगले कुछ वर्षों में बना सकेंगे। कश्मीरी उसमें, कश्मीर का संकट बहुत जल्दी हमने, सरकार ने राजनीतिक रूप में उसका समाधान कर दिया है, भाषाई रूप में भी हम समाधान कर पाएंगे अगर हम कश्मीरी को नागरी से पूरी तरह से जोड़ पाएंगे तो कुल मिलाकर कोई विकल्प मूल धारा से भिन्न दिशागामी या विरोधी जैसे हम जो होते रहे उनसे हमें अलग होना पड़ेगा, और हम विकल्प सुझाने की दिशा में हमें बढ़ना पड़ेगा। हमारे देश में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका रही। मैं 3 अखबारों के नाम यहां आपके सामने रखूंगा। बनारस से दैनिक आज अखबार 1920 में निकलना प्रारंभ हुआ। उसके पहले संपादक थे पंडित विश्वराव पराड़कर जी। उन्होंने जब आज निकलना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा कि नागरी के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए, तो उन्होंने 15 नियम नागरी लेखन के बनाए। उन नियमों की चर्चा भी हम अभी उत्तरार्ध के व्याख्यान में करेंगे। दिनमान, उसके बाद ये बात 1920 की। फिर 1963 में दिनमान के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी हुए। उन्होंने 15 नियम और नए बनाए। उन 15 नियमों में 15 नियम और वर्तनी के जोड़ दिए। ये नियम भी दिनमान में प्रारंभ नहीं हो सके। फिर इस बीच में अग्गे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया और नभाटा के संपादक हुए, और 15 दिन में वो एक नियम नभाटा के संपादकी के में उसका उल्लेख करते थे, उसके प्रयोग करते थे। तो वो जो हिंदी के प्रयोग हैं अग्गे जी के, जो 1965 में प्रारंभ हुए, वे प्रयोग अग्गे के हिंदी के नए प्रयोगों के रूप में माने जाते हैं, और उन प्रयोगों को केवल हिंदी जनता ही करती हो, पूरा देश और हिंदुस्तान के बाहर भी उन अभिनव प्रयोगों को करता था। अर्थात हिंदी के सीखने की ललक विश्व भाषा के रूप में हिंदुस्तान के बाहर भी उस समय भी हो गई थी। तो अग्गे के वो प्रयोग बने। और तीसरे 1983 में जनसत्ता के संपादक प्रभास जोशी हुए, तो उन्होंने उन्हीं 15 नियमों में 39 नियम और जोड़ दिए। अब ये जो नियम उन्होंने जोड़े, ये हमारी वर्तनी के इतिहास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ नए शब्द भी पराड़कर जी ने दिए, जैसे एक शब्द है श्री को जोड़कर, श्री भी उसी समय श्री का प्रयोग होने लगा नाम के साथ जुड़कर, सर्वश्री और श्री का प्रयोग भी पराड़कर जी की देन है। राष्ट्रपति
शब्द भी 1920 में पहली बार परारकर जी ने उसका उल्लेख किया हिंदी के लिए, तो यह परारकर जी का की देन है। मुद्रास्फीति की बात भी उन्होंने की, यह उनकी देन है। उन्होंने कहा ने, को, से, मैं, पर, इसका प्रयोग संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाना चाहिए। और यह प्रयोग दैनिक आज अखबार में, जैसे आप यहां देख रहे हैं, राष्ट्रपति ने देशवासियों से, जिन्हें विभक्ति प्रत्यय कहते हैं, जिन्हें आज परसक कहा जाता है, ये मूल के साथ लिखे जाते थे। प्रारंभ उन्होंने किए थे। राष्ट्रपति ने को राष्ट्रपति के साथ लिखा है, देशवासियों से को देशवासियों के साथ लिखा है। यह प्रयोग तब भी दैनिक आज में बनारस में होता था और आज भी दैनिक आज में इस नियम का पालन होता है। और बनारस की आम 80% जनता ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ ही करती है। अब अज्ञे जी जब संपादक होते हैं तो इन्होंने 6 नियम बनाए। विभक्तियों और सर्वनामों के साथ, विभक्तियां सर्वनामों के साथ लिखी जाएं, संज्ञा के साथ नहीं। अर्थात उन्होंने में ने लिखा जाए, तुमने में ने लिखा जाए, आपने में ने आपके साथ लिखा जाए, मैंने में साथ लिखा जाए। ऐसे ही पूर्वकालिक जिस कर की मैंने आपसे बात की थी, वो प्रत्यय भी मूल धातु के साथ पढ़कर, लिखकर, चलकर आदि में लिखकर लिखा जाए। चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार को लिखा जाए, जिसे मैं नहीं मानता उनसे, क्योंकि ईंधन आप नहीं लिख पाएंगे, आंख आप नहीं लिख पाएंगे, डांट आप नहीं लिख पाएंगे अगर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग आप करने लग जाएंगे। आधे न की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। ये बात जब लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई आदि क्रियाओं का, अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग है, अब संज्ञा के, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। अब यहां जब पढ़ाई लिख रहे हैं तो ई का प्रयोग करना चाहिए। सुनीता ने आज अंग्रेजी पढ़ाई, यहां यह लिखना चाहिए। ये दोनों का अंतर अज्ञे जी ने, या वाला जो ई है पढ़ाई, ये क्रिया रूप में लिखनी चाहिए, और ई वाला जो है वो संज्ञा रूप में लिखना चाहिए। ये अज्ञे जी ने 1965 में बताया। हमारे बहुत सारे मित्र लोग जो आज इस कक्षा के अंग होंगे या हमारे इस व्याख्यान के अंग होंगे, वे इस बात को समझें कि कहां ई लिखना है और कहां यहां पर ई की मात्रा ई लिखना है। संस्कृत शब्दों में जहां ई का प्रयोग होता है वहां ई का प्रयोग उचित नहीं। जैसे भाषाई, अब भाषाई में या का प्रयोग होना चाहिए, वहां ई लिखने लग जाए तो ये प्रयोग उचित नहीं, ऐसा हमारे अज्ञे जी ने कहा। प्रभास जोशी जी ने जो 39 नियम बनाए, उनमें से कुछ का उदाहरण हम यहां देंगे। एक उन्होंने कहा, हिंदी वर्तनी में या का जो रूप है उसमें या और एक की जगह सब जगह ई का प्रयोग करें और ए का प्रयोग करें, एकार स्वर का प्रयोग करें सब जगह, ये प्रभास जोशी जी ने कहा। चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्होंने पहली बात मानी, पर अब बाद में उन्होंने हंसना शब्द को छोड़ दिया। हम पंचाक्षर की जगह आमतौर पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, ये बात भी जिसका मैंने अभी आपसे कहा था, ये बात उन्होंने कही, इसे मैं मानने को तैयार नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि तर्क मैंने आपको दिया है। वे कहते हैं जबकि का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे भैया, संपादक का यह अधिकार कहां है? ऐसे ही बाला और कर शब्दों का प्रयोग संज्ञा और क्रियाओं के साथ मिलाकर करना चाहिए, ये एक नियम दिया। और लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र समानार्थी शब्द हैं, इनकी जगह लोकतंत्र का ही प्रयोग करेंगे। अरे इनके जो पहले पद हैं, लोक, जन, गण, प्रजा, ये पर्यायवाची नहीं है। और किसी संपादक को किसी शब्द के प्रयोग को रोकने का अधिकार नहीं है। वो प्रयोग का, और ये पर्यायवाची नहीं है, पहली बात। दूसरी, इनकी सबकी धातुएं भिन्न हैं और इनके सब सारे शब्दों के जो प्रथम पद हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। जो किसी भी
एक शब्द का अर्थ दूसरे में नहीं है। तो ये पूरी तरह समानार्थी नहीं है। और किसी भी संपादक या पत्रकार को भाषा के किसी भी प्रयोग को प्रयोग से बाहर करने का अधिकार भी नहीं है। अब इसी आधार पर निदेशालय भी उनकी सबकी बातें मान करके जो 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 पढ़ा रहा है, उसी के आधार पर हम विश्वविद्यालयों में और माध्यमिक की कक्षाओं में भी हम पढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि हमने बहुत सारी बातें नहीं भी मानी है, पर अधिकांश 99% बातें मानी है। कुल मिलाकर संपादक या पत्रकार को भाषा के शब्दकोश को समृद्ध करना चाहिए, कम करने का काम नहीं करना चाहिए। तो इस दृष्टि से प्रभास जोशी को भाषा की उतनी, मुझे लगता है उनकी मान्यताएं उतनी साफ नहीं। तो ये हम तंत्र आदि शब्दों को हमें रखना चाहिए। ये जो हमने एक भाषा की एक बड़ी भूमिका आपके सामने खड़ी की, हिंदी की भूमिका, ये इसलिए क्योंकि बिना इस भूमिका को समझे हुए आप वर्तनी के समुचित प्रयोग को आप समझ नहीं पाएंगे और समुचित प्रयोग को आप कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये पीठिका के रूप में इतनी बातें मैंने आपके सामने रखी। मैं समझता हूं मेरी पीठिका यहां पूरी होती है। मैं बहुत सारी बातें हो सकता है कि मैं आपसे ठीक तरह से न कह पाया हूं, पर मैंने कोशिश जरूर की है कि मैं पृष्ठभूमि हिंदी और भारतीय भाषाओं की आपके सामने रखी जा सके, ताकि हिंदी और भारतीय भाषाओं के सम्यक लेखन को और खास करके हिंदी के सम्यक लेखन को आप स्वयं सीखें ही नहीं, बल्कि समझ कर सीखें। और समझ कर जब आप सीखेंगे तो आप उसके समृद्ध करने की तरफ भी बढ़ेंगे, और फिर जिन बच्चों को आप सिखाएंगे उन्हें भी आप समृद्ध सही मायने में कर सकेंगे। इस भाव के साथ ये पीठिका मैंने रखी। अब दूसरा जो वक्तव्य होगा उसमें सीधे वर्तनी के प्रयोग हम बताएंगे आपको, और उनके प्रयोगों के आधार पर कहां कहां क्या क्या अशुद्धियां होती हैं, और वहां कोई अगर व्याकरण की कोई खास बात होगी तो उसकी चर्चा भी थोड़ी सी करेंगे। तो इसी पीठिका के साथ मैं इस व्याख्यान को यहां पूरा करता हूं। मैं आदरणीय अनीता बहन का और आदरणीय अंजना जी का और आप सब प्रतिभागी मित्रों का बहुत बहुत आभार मानता हूं, और बहुत बहुत उपकार भी, क्योंकि आप हिंदी और नागरिकी समृद्धि के किसी भाव के कारण ही आज आप इस व्याख्यान के अंग बने। इसलिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब ये हमारा 20 मिनट का अंतराल, कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप प्रश्न अभी भी रख सकते हैं, बाद में रखना चाहें तो इकट्ठे बाद में रखिए। तो